नमस्कार। जेट का जो पेपर था उस पेपर को अपन यहाँ आज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, क्या लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चनों में जो घुमाव दिए गए हैं उनके बारे में अपन एक हल्का सा डिस्कस करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, जड़ का दबाव किसके कारण होता है? जड़ का दबाव किसके कारण होता है? देखो भाई, जड़ का दबाव, इसका मतलब जड़ है वो जल अवशोषण के लिए प्रेशर लगाती है। इसका मतलब जड़ की कोशिकाएं क्या करती है? सक्रिय रूप से कार्य करती है। तो जब जड़ की कोशिका सक्रिय रूप से कार्य करती है तो उसका आंसर हो जाएगा सक्रिय अवशोषण, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि, वाष्पोत्सर्जन में अगर वृद्धि होती है तो उसके कारण जड़ का दबाव पैदा नहीं होता। वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होती है तो जड़ से तो खिंचाव पैदा होता है, दबाव पैदा नहीं होता है। निष्क्रिय अवशोषण, ये दोनों मिलते जुलते ही हैं, ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है तो इसके कारण भी जड़ के दबाव के अंदर कोई वृद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो अवशोषित जो जल होता है उसका केवल मात्र 1% भाग है वो काम में लेता है। इसलिए जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सक्रिय अवशोषण होगा। राइट आंसर है वो क्या होगा? सक्रिय अवशोषण होगा। अगला पॉइंट, राइबोसोम का उत्पादन होता है। देखो, राइबोसोम्स का जो उत्पादन होता है वो होता है केंद्रिका में, केंद्रिक या इसे केंद्रिका बोले, ठीक है। अब यहां देखें आप, यहां पर केंद्रिका नाम नहीं दिया, लेकिन अपन जानते हैं कि ये जैसे कोशिका, इस कोशिका का ये केंद्रक और इस केंद्रक में कौन है स्थित है? केंद्रिका स्थित है। तो केंद्रिका नाम नहीं दिया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीकेसर या जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है। देखो, स्त्रीकेसर या जायांग, जैसे अपन एक फ्लावर बना रहे हैं, ये स्त्रीकेसर बना रहे हैं, इस स्त्रीकेसर का वह हिस्सा जो पराग को ग्रहण करता है, तो परागकण को कौन ग्रहण करता है? ये परागकण, इसे ग्रहण कौन करता है? ये वर्तिकाग्र, ठीक है ना। ये वर्तिकाग्र, इंग्लिश नाम है स्टिग्मा, इंग्लिश नाम है इसका स्टिग्मा। ये राइट आंसर होगा। अमीबा में कैसा पोषण होता है? अमीबा में कैसा पोषण होता है? देखो, होलोजोइक, इस टर्म को समझा देता हूं आपको, ठीक है। होलोजोइक शब्द का अर्थ होता है प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी और सर्वाहारी। और दूसरी चीज क्या है? अमीबा जो है वो पोषण की दृष्टि से कैसा है? प्राणी संभोजी है। प्राणी संभोजी का मतलब जो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। और होलोफाइटिक, पादप संभोजी, पादप संभोजी का अर्थ होता है कि जो भोजन को विलय अवस्था में ग्रहण करते हैं। जैसे पौधे होते हैं, जल और खनिज लवणों को क्या करते हैं? विलय अवस्था के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो होलोफाइटिक हो जाएंगे। सैप्रोफिक, सैप्रोफिक का मतलब होता है अपघटन, जो मृत अवशेष होते हैं उनको खाने वाले होते हैं। परजीवी, परजीवी संबंध वो होते हैं जिसमें दो जीवों का जो ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ होता है एक को हानि होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कैसा है? होलोजोइक। मेटामेरिज्म किस फाइलम की विशेषता है? मेटामेरिज्म किस फाइलम की विशेषता है? तो देखो, पहली चीज, इस मेटामेरिज्म है क्या? केचुए के अंदर अगर अपन देखें, केचुए की जो आंतरिक संरचना देखें तो उसके बाहर के साथ साथ में अंदर में भी खंड क्या है? विभाजित है। अंदर भी खंड क्या है? विभाजित है। और इसके साथ, ठीक है ना, ये जो अंदर का जो विभाजन है उसका, उसके लिए नाम दिया गया है मेटामेरिज्म। तो राइट आंसर क्या हो गया? एनेलिडा। क्या हो गया? एनेलिडा, केचुए में। ये किसमें पाई जाता है? केचुआ है, जोंक है, इन निरीज है, इन प्राणियों के अंदर। तो राइट आंसर हो गया एनेलिडा। अगला है सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज है, ठीक है ना। ये ऐसे कहते हैं क्लासिकल, ठीक है ना। ट्रेडिशनली रूप से जो कपास की जो किस्में हैं वो दो किस्में हैं। कौन कौन सी? एक है अमेरिकन कपास,
ठीक है ना, और एक होती है वो नरमा, गंगानगर साइड की, ये जो मालवी टाइप की ये जो नरमा है, ये 2 स्पेसीज है वो कपास की है। तो आंसर कितना हो गया? 2। नेक्स्ट, बिना निषेचन के फल का निर्माण। बिना निषेचन के फल का निर्माण, देखो पार्थेनोजेनेसिस, हिंदी नाम है अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ क्या है? अनिषेक जनन। पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन। ठीक है, देखो बिना निषेचन के जब अंडाशय में बीज का निर्माण होने लग जाता है तो उसे कहते हैं जनन, ठीक है ना। और बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं अनिषेक फलन। तो राइट आंसर क्या हुआ? पार्थेनोकार्पी। अगला है प्लूमूल। अगला है प्लूमूल, सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका रहता है जिसे कहते हैं, देखो प्लूमूल होता क्या है। आप एक बीज की संरचना देखें, जैसे यानी एक मूंगफली के एक बीज की संरचना देख रहे हैं अपन कि ये मूंगफली का बीज है और इस बीज के अंदर ये भाग है इसका बीज का। ये भाग, अब देखो ये बीज पत्र है और इसके चारों ओर बीजों का आवरण, बीज का चोल रहेगा। अब देखो ये भाग है प्रांकुर, ये भाग है प्रांकुर, और जिसे क्या कहते हैं? प्लूमूल। जिसे क्या बोलते हैं? प्लूमूल। इस प्लूमूल के ऊपर एक हल्का सा एक आवरण रहता है। इस आवरण का नाम पूछा है, इस आवरण को कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल या हिंदी नाम है इसका प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल हिंदी नाम है इसका प्रांकुर चोल। जैसे आपने ऑक्सीजन का जो बायोएसए परीक्षण था, FW वेंट का है, बॉयसन एंड जेनसन का है, उसमें था जेई के प्रांकुर चोल परीक्षण। तो वो ये वाला भाग है, ये क्या कहलाता है? कोलियोप्टाइल। और ये है मूलांकुर, नीचे का भाग जो क्या बनाता है? बीज का वे भाग जो अंकुरण होने के समय क्या बनाता है? मूल बनाता है, मूलांकुर कहलाता है, रेडिकल कहलाता है ये, ठीक है ना। और इस पर भी एक आवरण रहता है, इस पर भी एक सुरक्षात्मक आवरण रहता है, और इस आवरण को कहते हैं कोलोराइज। कोलियोप्टाइल एंड कोलोराइज, ठीक है। प्लूमूल एंड रेडिकल, कोलियोप्टाइल एंड कोलोराइज, ठीक है। टेगमेन बीज का आंतरिक आवरण है बीज चोल का। स्केटुलम है, ये एक बीजपत्री जो बीज है उसके भ्रूणपोष होता है, वो ढाल के समान होता है, उसको बोलते हैं स्केटुलम, ठीक है। ये कोलियोराइजा ये वाला मूलांकुर का आवरण है, और कोलियोप्टाइल ये किसका है? प्रांकुर का। तो राइट आंसर कोलियोप्टाइल। अगला, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त होती है? सीधी सी सिंपल सी बात, याद रखने की, ये अलग से कोई इसमें समझाने की बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस। स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस नामक जो बैक्टीरिया है इससे प्राप्त होती है। अगला, टीडी कहाँ अंडे देती है? जैसे आपने देखा होगा टिड्डियाँ हैं, अभी पिछले वर्ष खूब टिड्डियाँ आई थी, आपने देखा होगा। टिड्डी के बारे में अपन देखते हैं कि इसका पिछला सिरा होता है, उधर का जो पिछले खंड होते हैं उनको ज़मीन के अंदर गाड़ करके उल्टी घूमती है और एक 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा गहरा एक गड्ढा बनाती है, उसमें वो अंडे देती है और उसके ऊपर एक सीमेंट जैसा झागदार द्रव लगा देती है। तो आंसर क्या हो गया? टीडी अंडे कहाँ देती है? जमीन के अंदर, मिट्टी में। उत्तक जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। देखो आपको 2 चीज़ बताता हूँ। जैसे ये हमारे इसे कह देंगे हाथ की अस्थि है, ये वाली एक, और ये तो यहाँ अस्थि का जोड़ है। तो यहाँ अस्थि का जोड़ है, तो देखो यहाँ पर 2 तरह के लिगामेंट्स पाए जाते हैं।
दो तरह के तंतु पाए जाते हैं। दो तरह के तंतु कौन से? एक तो इस हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले तंतु, हड्डी को इस हड्डी से जोड़ने वाले तंतु, ये तंतु होते हैं लचीले और इन्हें बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं? लचीले होते हैं और इनका हिंदी नाम है स्नायु, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है तो इनके बीच में क्या है? ये मांसपेशी है। इनके बीच में क्या है? ये मांसपेशी है, ये वाली यहाँ जो बनाते हैं ना अपन, कटी होती है ना, ये मांसपेशी है। अब इस मांसपेशी से अब इसको जोड़ने के लिए यहाँ क्या है? यहाँ कुछ तंतु पाए जाते हैं, ये इनको जोड़ करके रखते हैं इन तंतुओं को, ठीक है ना। तो ये क्या हुई? ये हुई पेशी और ये हुई बोन, ठीक है ना। तो देखो अब अपना आंसर देखें वापस। देखो कौन सा तंतु है वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं? तो ये बोन, और इसको मांसपेशी से जोड़ने वाले ये तंतु कहलाते हैं टेंडन, या हिंदी नाम इसका कंडरा, ठीक है ना। ये कोलेजन फाइबर से बने हैं और ये कैसे होते हैं? ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? ये कठोर होते हैं। तो सही आंसर कंडरा, सही आंसर, राइट आंसर क्या हुआ? कंडरा। प्लाज्मोडेस्माटा है, जैसे आपने देखा होगा पादप कोशिकाओं के अंदर दो कोशिकाएं, पादप कोशिका के अंदर दो कोशिकाओं के बीच का जो संबंध होता है उसे क्या कहा गया है? आसन। आसन का मतलब जो एक ही आसन में है, जैसे एक आदमी इधर बैठा है, एक आदमी इधर बैठा है, दोनों का ये पिछवाड़े मिल रहे हैं, सपोर्टिंग मिल रही है, तो वो कहलाते हैं आसन। तो आसन कोशिकाओं के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाती है। कोशिकाओं के बीच में जुड़ी हुई परतें, कोशिकाओं के बीच में ऐसी कोई जुड़ी हुई परतें नहीं है, हालांकि जो भित्तियां हैं उसको मिडल लेयर्स कैसे नाम देते हैं? लोकोमेटिक। लोकोमेटिक का मतलब चलने वाली, गमन करने वाली संरचनाएं, वो प्लाज्मोडेस्माटा है नहीं। गमन करने वाली संरचनाएं होती है जैसे फ्लैजिला है, ये इस तरह के। नाभिक को प्लाज्मो लेमा से जोड़ने वाली, नाभिक यानी केंद्रक, केंद्र को प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मोलेमा का मतलब कोशिका झिल्ली, इससे जोड़ने वाली झिल्ली ये भी नहीं है। तो सही चीज़ क्या है? आसन कोशिकाओं को जो के बीच का जो संबंध है उससे। जैसे आपने देखा होगा ये इस तरह से पादप सेल्स बनाते हैं अपन, ये एक सेल, ये दूसरी सेल्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर यस, एक कोशिका का जीवद्रीय तंतु इधर चला गया, दूसरी कोशिका का जीवद्रीय वो भी इसके ऐसे पास आ गया, यहाँ पर भी पास आ गया। ये जो संबंध बने हैं ना यहाँ पर, ये वाले, ये प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। तो ये सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल में पदार्थों के आवागमन है उसको सुगम बनाते हैं। अगला है ओपेरॉन। ओपेरॉन है जीन रेगुलेशन का मॉडल है, ठीक है ना। जीन रेगुलेशन का एक मॉडल है का एक जीन जो एक प्रतिकारक, प्रतिकारक का मतलब है संदमक, जो क्या है? संदमक प्रोटीन है, उसको बनाता है, वो होता है रेगुलेटर जीन, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऑपरेटर, संचालक इसका इंग्लिश नाम है ऑपरेटर, और ये है प्रोमोटर। तो ऑपरेटर और प्रोमोटर ये तो जीन रेगुलेशन को चलाने वाले हैं। संरचनात्मक जीन, उससे एमआरएनए बनते हैं और फिर उससे प्रोटीन बनती है। लेकिन जब इन तीनों का कार्य जब एक निश्चित स्तर से ज़्यादा होने लग जाए तब उनके कार्य को रोकने के लिए कौन सी जीन काम करती है? रेगुलेटर जीन, आरजी, ये काम करती है, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं, इनसे रेगुलेटर जीन से क्या होता है? एक प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन को बोलते हैं संदमक या रिप्रेसर प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? रेगुलेटर जीन। अंतःपर्दवी जालिका के साथ में निरंतर है। देखो ये अपनी कोशिका, ये कोशिका के बीच का केंद्रक, और ये है अंतःपर्दवी जालिका, ठीक है ना। अब देखो अंतःपर्दवी जालिका
के साथ में रेगुलर जुड़ी हुई कौन है, ठीक है ना। तो रेगुलर जुड़ी हुई अंतःपर्दवी जालिका तो ये है, इससे जुड़ी हुई तो ये तो है केंद्रक है, तो ये केंद्र की झिल्ली है और इधर कोशिका झिल्ली है। अब देखो नाम किसके साथ में रेगुलर है, ये एक तो केंद्रक झिल्ली के साथ में है और दूसरी ये कोशिका झिल्ली के साथ निरंतर है। अब ऑप्शन में देखो गोल्जी बॉडी है क्या, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, नहीं। कोशिका भित्ति है क्या, भित्ति से नहीं है, झिल्ली से जुड़ी हुई है। तो केंद्रक भित्ति, हालांकि वो ठीक है ना, ये भित्ति नहीं होती, इसे झिल्ली नाम देना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, केंद्रक झिल्ली रहेगा। खफरा, खफरा जो कीट है वो किसका कीट है, खफरा बीटल है, ठीक है ना। देखो आपने देखा होगा जो संग्रहित अनाज होते हैं, जो अपने जो गेहूं है, गेहूं में देखो क्या क्या गेहूं है, चावल है, ठीक है ना, इनके अंदर कौन कौन से कीट है वो पढ़ते हैं। इसमें कीट में आपने देखा होगा इल्ली, गुण और खफरा, ये 3 पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये जो संग्रहित अनाज है, घरों में जो अनाज पड़ा रहता है उसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी इल्लियाँ, जैसे ये मिर्ची में इनमें एक खफरा जैसा कीट है वो पड़ जाता है, ठीक है ना। किसको विशाल मधुमक्खी कहते हैं, देखो भाई फ्लोरिया ये फलों से छोटी ही है, इंडिका ये भारतीय मछली है, ये यूरोपियन मछली है जिसका पालन किया जाता है, ये डोरसेटा है ना, एक सामान्य सी एक ट्रिक्स है जो डोरसेटा है, डोरसेटा इज ए डॉन ऑफ एपिस। मधुमक्खियों का डॉन कौन है, मधुमक्खियों का डॉन है वो डोरसेटा है। डॉन का मतलब बड़ी, तो विशाल मधुमक्खी, एपिस डोरसेटा। कोशिका झिल्ली का लिक्विड फ्लूइड मॉडल, सिंपल सी चीज है, सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है ना। रॉबर्टसन ने इकाई कला प्रतिरूप दिया था, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, डेनियल एंड डावसन ने, इन्होंने भी कोशिका झिल्ली का एक मॉडल दिया था। लेकिन लिक्विड फ्लूइड मॉडल जो कि सर्वमान्य है वो किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। किसने साबित किया कि डीएनए की बुनियादी आनुवंशिक पदार्थ है, आधारी रूप से आनुवंशिक पदार्थ है। देखो हम डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके लिए जैसे ही अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो प्रयोग आते हैं वो आते हैं ग्रिफिथ के, ठीक है ना। और ग्रिफिथ ने किसके बारे में बताया, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। लेकिन ग्रिफिथ को ये पता नहीं था कि जो रूपांतरण होता है वो किस पदार्थ का होता है, ठीक है ना। रूपांतरण होता है, ठीक है ना, जो R सेकंड के जो बैक्टीरिया थे वो S3 में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये रूपांतरण है वो इस कोई कोशिका के अंदर प्रोटीन में हो रहा है, RNA में हो रहा है, DNA में हो रहा है, किस में हो रहा है, ये पता नहीं चला। तो ये नहीं चला तो डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ है ये ग्रिफिथ ने पता नहीं लगाया था। वाटसन और किर्क ने तो केवल इसका मॉडल दिया था, ठीक है ना। और अब सटन और बोवेरी इन्होंने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। अब बाकी क्या बचा, हर्शे एंड चेस। हर्शे एंड चेस ने जो जीवाणुभोजी का जो प्रयोग किए थे, बैक्टीरियोफेज का जो प्रयोग किया था, और उन्होंने सल्फर और जो फास्फेट है वो रेडियो आइसोटोप्स वो लेकर के इन्होंने प्रयोग किए। और ये प्रायोगिक रूप से इन्होंने सिद्ध किया था, कैसे, प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध किया था कि डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ये सिद्ध करने का काम किसने किया, हर्शे एंड चेस ने। तो राइट आंसर क्या हो गया, हर्शे एंड चेस। पहली ट्रांसजेनिक फसल, पहली जो ट्रांसजेनिक फसल है वो है आपके तंबाकू। हाँ, अगला है 40 शुक्राणुजोज बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणु, यहाँ लैंग्वेज थोड़ी गलत टाइप से है, ठीक है ना, लेकिन इस प्रश्न को मैं आपको एक ट्रिक्स में समझा देता हूँ। देखो भाई, शुक्र जनन की जो क्रिया पढ़ते हैं अपन, कौन सी पढ़ते हैं, शुक्र जनन की क्रिया पढ़ते हैं, तो एक टर्म्स आती है प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी शब्द जो काम आता है, जैसे बच्चा प्राइमरी स्कूल में कब जाता है, जब वो थोड़ी ग्रोथ कर लेता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ग्रोथ करने के बाद में 5वीं में आता है, प्राइमरी में आता है, तो इसका मतलब इससे पहले ग्रोथ फेज आएगी, ठीक है। और इससे पहले जो एक टर्म्स आती है वो आती है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये ग्रोथ करने से हुई है, ये 2n है। अब इसके अंदर पहला होता है मियोसिस फर्स्ट, तो क्या बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस समय गुणसूत्र हो जाते हैं आधे, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इनकी संख्या कितनी हो जाती है 2। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर इसमें जो मियोसिस होता है सेकेंड, और इस समय क्या बन जाते हैं स्पर्मेटिड, और फिर उससे क्या बनते हैं स्पर्म। तो ये स्पर्मेटिड कितने बन गए 4। अब क्वेश्चन पूछे हैं कि 40 शुक्राणुजोज, इसका मतलब ये स्पर्मेटिड, इसका मतलब क्या बनाया यहाँ, ये स्पर्मेटिड है। 40 स्पर्मेटिड बनाने के लिए, ठीक है, इनकी संख्या कितनी बनानी हमें 40 बनानी है। तो कितनी संख्या में जो माध्यमिक है शुक्राणु, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इनकी संख्या कितनी है चाहिए। तो देखो 2 से 4 बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या अगर हमारे पास में 1 है तो स्पर्मेटिड कितने बनेंगे 2। अगर ये 10 है तो स्पर्मेटिड कितने बनेंगे 20। अगर ये 20 है तो स्पर्मेटिड कितने बनेंगे 40, और हमें 40 ही चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी आवश्यक हो गई 20 हो गई, ठीक है। तो आंसर हो गया 20, ठीक है। अगर ऐसा पूछते हैं कि 40 स्पर्मेटिड बनाने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता है, तब कितनी हो जाती 10 की, तब कितनी हो जाती आंसर 10 की हो जाती, ठीक है। सलजम का खाने योग्य भाग, देखो भाई मूली है, गाजर है, सलजम है, ये मुसला मूल के रूपांतरण है। किसके हैं मुसला मूल के, तो ये रूपांतरित मुसला मूल है, ठीक है। लगभग 70% CO2 रक्त के किस रूप में ले जाया जाता है। देखो CO2 का जो परिवहन होता है, CO2 के परिवहन के अंदर 7% ये जल में घुल के जाती है, 23% ये जाती है आपके हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके जाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके, ठीक है ना। तो ये तो हो गई 30%। बाकी जो 70 बची है, वो जो 70% है वो किसी है, ये बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। तो लगभग 70% O2 है वो किस रूप में जाती है, बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। प्राकृतिक प्रणाली का वर्गीकरण किस पर आधारित है। देखो वर्गीकरण की जो विधियां हैं, 3 तरह की विधियां होती है। वर्गीकरण की कितनी पद्धतियां होती है, 3 प्रकार की पद्धतियां होती है। पहली पद्धति होती है कृत्रिम, जो केवल कुछ 1 या 2 गुण देखते हैं, ये 1, 2 या बहुत कम मात्रा में गुण हैं, उनके आधार पर जीवों को बांटा जाता है। दूसरी होती है प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंदर एक तो उसकी बाह्य आकारिकी को देखा जाता है, बाहर की आकारिकी देखा जाता है, और कुछ मात्रा में साथ साथ में फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब व्यक्तिव्रत, उसका जो व्यक्तिव्रत इतिहास है, व्यक्तिव्रत और जातिव्रत, ये जो इस तरह के जो संबंध है, ठीक है ना, या इसे कहते हैं जीवों के बीच में जो अंतर संबंध है, उनको भी डिस्क्राइब करती है। तो फाइलोजेनी एंड आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टमाटर, इसके अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी एक विटामिन सी का भाग है। टार्ट्रिक एसिड होता है, वो इमली में होता है, ठीक है कि नहीं है। रक्त जमावट की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है। देखो भाई रक्त जमावट की जो प्रक्रिया है उसको 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। कितने चरणों में 3 चरणों में। पहली चीज़ चोट लगती है और उसके कारण प्लास्टोसाइन नहीं, ये जो क्या नाम है इसका,
हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये इस तरह के निकलते हैं। उसके निकलने के बाद में फिर उनसे फाइब्रिन बनती हैं। फाइब्रिन बनने के बाद में फिर उसके अंदर WBC नहीं, ये जो प्लेटलेट्स लगा करके ये जो फंसती है, ऐसे करके इसके कितने चरण हैं? 3 चरण है। मक्का या गेहूं में फल का प्रकार कैरियोप्सिस। अब कैरियोप्सिस, जैसे आप गेहूं का दाना देख रहे हैं, बाजरे का दाना देख रहे हैं, मक्के का दाना देख रहे हैं, ज्वार का दाना देख रहे हैं, ये सारे के सारे दाने कैसे हैं? ये एक ये प्रत्येक दाना है वो कैरियोप्सिस फल है। ये एक बीजीय फल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी जो हमारे जो खाने योग्य जो अनाज है, घासें हैं, उन सब का फल है वो कैरियोप्सिस है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आई है। हाँ, एक युग्मक निम्नलिखित में से कौन क्या होता है? ठीक है ना। देखो भाई, युग्मक में क्या होता है? जैसे अपन कहें कि जैसे मान लिया मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र है? 46। अगर युग्मक बनेंगे तब क्या होंगे? 23। ठीक है ना। इसका मतलब आंख के पुतली के रंग का निर्धारण करने वाला जीन है। जैसे कह दिया कि भाई ये जीन है, इसमें BV, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे बनेंगे ना, तो एक कैपिटल B इधर चला गया तो स्मॉल b इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये 2 एलील है, एक लक्षण के ये 2 क्या है? एलील है, ठीक है ना। तो इस युग्मक में एलील कितना आया? 1। तो जीन का केवल एक एलील है वो युग्मक में होता है, दोनों एलील नहीं होते, दोनों एलील नहीं होते हैं। जैसे लंबा पादप है, ये जैसे कह दिया कि ये एक पादप है, इससे जैसे युग्मक बनेंगे तो इसमें एक एलील आएगा, दूसरे युग्मक में एक दूसरा एलील आएगा। तो जीन का केवल एक एलील है वो इसके अंदर आते हैं, सभी एलील नहीं आते हैं, दोनों एलील नहीं आते हैं, ठीक है। भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल, सबसे सस्ते में देखो केला, इससे कोई सस्ता फल नहीं। और उच्च ऊर्जा इसलिए आपने देखा होगा खिलाड़ियों को सबको ही केले दिए जाते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सी समझने की एक ट्रिक्स है। केचुए में क्लाइटेलम, सिंपल सी बात है, 14, 15 और 16वें खंड के अंदर क्लाइटेलम होती है। कपास इसका एक उदाहरण है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, शानदार क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। और ऐसा स्पिन करके क्वेश्चन दिया है, इसको घुमा करके डाला है, ठीक है। पत्ता फाइबर, लीफ फाइबर, क्या कपास की पत्तियों में रेशे हैं? नहीं। क्या कपास की सतह पर रेशे हैं? बिल्कुल है। क्या है? कपास की सतह पर रेशे हैं। क्यों? क्योंकि कपास के जो बीज है, इस बीज की सतह पर क्या पाए जाते हैं? ये रुई यानी कि ये जो रेशे पाए जाते हैं। सिंपल चीज, एक चीज याद रखना, बास्ट फाइबर, बास्ट का मतलब, कास्ट का मतलब होता है जाइलम, बास्ट का मतलब होता है फ्लोएम, ठीक है ना। कास्ट का मतलब होता है फ्लोएम। कपास का यूज लेने वाला, क्या तने के अंदर से कोई रेशे निकाले जाते हैं क्या? नहीं। तो ये आंसर भी नहीं होगा, लीफ में से भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अब है सतह फाइबर। सतह फाइबर तो है, लेकिन बात आए इस रेशे पर, ठीक है ना। तो रेशे की परिभाषा क्या है? रेशा है ना, जो वास्तविक रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिग्निफाइड होते हैं। ड्रड्डोतक की कोशिकाओं से बने होते हैं, उसके अंदर लिग्निन का अस्तर होते हैं। जबकि कपास के ये जो रेशे हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। इसलिए जो कपास का जो रेशा है उसको वास्तविक रेशा नहीं माना जाता है। क्या सरफेस फाइबर है ये? नहीं। तो देखो तीनों ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि फाइबर है ही नहीं, कपास में फाइबर है ही नहीं, ठीक है ना। दुनिया में देखो सबसे ज़्यादा फलों में मांग है सेव की, वो फल आभासी, ठीक है ना। जो रेशा सबसे ज़्यादा काम आता है कपास का, वो रेशा आभासी, ठीक है कि नहीं। तो दुनिया है वो खुद ही आभासी में ही जी रही है। हाँ, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हो। शुद्ध प्रजनक का मतलब जैसे ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये शुद्ध प्रजनक है, प्योर लाइन है, ये होने चाहिए, ठीक है। बाकी सबकी थोड़ी लैंग्वेज है, स्पष्ट टाइप की है। इसमें द्विपद नामकरण संदर्भित करता है। देखो द्विपद नामपद में क्या लिखते हैं, जैसे मटर का लिखा
पाइसम सटाइवम। तो एक पद ये है, दूसरा पद ये है। तो एक प्रजाति के नाम के क्या है, दो शब्द है। एक प्रजाति के नाम के क्या है, दो शब्द है। ऐसे नहीं एक प्रजाति के दो नाम, ऐसा नहीं है कि इसे मटर भी कहेंगे या इसे और कोई दूसरा नाम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रजाति के नाम का एक विशिष्ट और एक स्थानीय, ऐसा भी नहीं है। दो अलग अलग नाम नहीं होते हैं। एक जीव के दो जीवन चक्र से लेना देना नहीं है। तो क्या है, एक प्रजाति के दो शब्द। स्यूडोमोनास रूबिलियंस, लाल धारी वाली बीमारी। आपने देखा होगा गन्ना जो खाते हैं तो आपने देखा होगा लाल धारियाँ निकलती है, ठीक है कि नहीं है। ये जो बीमारी है ये किसमें है, गन्ने में। स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो अगर अपन एक स्पर्म की संरचना देखें, अगर आप एक स्पर्म की संरचना देखें तो ये स्पर्म का देखो, ये स्पर्म का केंद्रक, ये ऊपर एक्रोसोम, यहाँ समीपस्थ तारक, यहाँ दूरस्थ तारक, इससे अक्षीय तंतु निकलता है, ठीक है। और ये जो इतना भाग है ये है इसका गिरवा भाग। तो ये सेंट्रियोल किस में आ गया, गिरवा भाग में आ गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आता है मध्य भाग। मध्य भाग के अंत में एक क्या होता है, एक सेंट्रियोल होता है जिसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, ठीक है ना। और यहाँ पर होते हैं निबेन कण, और इस निबेन कण में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो इसके ऑप्शन में देखो, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। इसमें क्या, देखो इस मध्य भाग में ये रिंग सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइट। दूसरे को चेक कर लेते हैं, नाभिक यानी कि केंद्रक। केंद्रक तो यहाँ है, सिर भाग में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। केवल सेंट्रियोल, क्या इसमें केवल सेंट्रियोल ही है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है क्या, है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। केवल माइटोकॉन्ड्रिया, क्या इसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, सेंट्रियोल नहीं है क्या, सेंट्रियोल भी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल हो जाए। 36, कपास का बोलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। देखो परजीवी के रूप में दो चीज याद रखने की है। एक तो है ट्राइको डर्मा, ये एंटी फंगस है, फंगस जो एंटी फंगस है। और एक है ट्राइकोग्रामा, ये क्या है, ये एंटी इंसेक्ट है। ये क्या है, एंटी इंसेक्ट है। ये कीटों को खाती है, कीटों पे लगते हैं ये कवक टाइप की, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। कुछ सामान्य पौधे जो बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल नहीं, वे समूह से संबंधित है। जैसे जिम्नोस्पर्म के पादप हैं। जिम्नोस्पर्म के पादपों की क्या विशेषता है, ये नग्न बीजी है, ठीक है ना। तो इन बीजों को आवरण करने वाला कोई आवरण नहीं है, बीजों को आवृत करने का कोई आधार नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पपीते हैं, पपीते में बीज अंदर होते हैं, बाहर की ओर इसकी फल वित्ती होती है, तो इसके फल वित्ती का आवरण होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पादप किस में आते हैं, आवर्त बीजी में। मूंग है, मटर है, ये सब फली के आवरण के अंदर इनके बीज है वो क्या है, परिबद्ध है। लेकिन यह क्या पूछा, सवनी पौधे, सवनी का मतलब उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होने हैं, ठीक है ना, और बीज पैदा करते हैं लेकिन उसमें फल नहीं बनते हैं, तो ऐसे पादप है जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइट, ये सवनी नहीं है, ये असवनी, हालांकि इसमें बीज भी नहीं बनते हैं। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट ये भी सवनी है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन इनमें भी बीज नहीं बनते हैं, क्योंकि बीज का निर्माण ये इनमें है, और इनमें आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, इनमें बीज पाए जाते हैं। बीज किस में पाए जाते हैं, आवर्त बीजी में और अनावर्त बीजी में, इनमें बीज होते हैं। इनमें बीज ही नहीं है ब्रायोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स में भी बीज नहीं, ठीक है। लेकिन आवर्त बीजी के बीज फल में परिबद्ध है, जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी के बीज खुले हैं। पौधे के स्टोमेटा खुलने का कारण है, ठीक है ना। देखो
जैसे ये गार्ड सेल, ठीक है। इन गार्ड सेल के बाहर होती है सहायक कोशिका, ठीक है। तो दिन के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है तब इसके अंदर क्या होता है, मैलिक एसिड बनता है। किसमें? गार्ड सेल में। मैलिक एसिड है वो किसमें वियोजित हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और मेलेट आयन में। फिर ये हाइड्रोजन आयन होता है वो द्वार कोशिका में चला जाता है, और द्वार को नहीं, इसकी सहायक कोशिका में चला जाता है। सहायक कोशिका से पोटेशियम आयन है वो किस में आता है, गार्ड सेल में आता है, और उसके कारण परासरण सांद्रता बढ़ती है, जिसके कारण जल आता है, फूलता है, और रंध्र है वो खुल जाते हैं। तो इसका मतलब कौन आया, पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन का प्रवाह है। राइट आंसर क्या हुआ, पोटेशियम आयन का प्रवाह। स्राव का मतलब तो पोटेशियम आयन बाहर भेजे जाते हैं, तो जबकि इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। पहला संवहनी पौधा है, पहला फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। इसका मतलब ऐसे पादप जिनके अंदर सबसे पहले संवहन उत्तक, संवहन उत्तक का मतलब जाइलम और फ्लोएम का विकास हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे पादप है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आती है, फंजाई आती है, और ब्रायोफाइट्स आते हैं, ठीक है ना। ये थैलोफाइट्स हैं, ठीक है ना। तो इनमें संवहन उत्तक नहीं है। ब्रायोफाइटा, इनमें भी संवहन उत्तक नहीं है। स्पर्मेटोफाइटा, ये तो बीजीय पादप है, ठीक है ना। स्पर्मेटोफाइटा, इसके अंदर आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो पहले संवहनी, तो संवहन उत्तक इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, लेकिन विकास पहले टेरिडोफाइटा का हुआ, तो ये राइट आंसर टेरिडोफाइटा। निमेटोड जो अल्सर बनाता है, ठीक है ना। ये अल्सर की जगह इंग्लिश में एक नाम लिखा हुआ है, सिस्ट, पुट्टिकाएं, ठीक है ना। तो देखो ये जो हेटेरोडेरा है, ठीक है ना, हेटेरोडेरा एवानी सब्जी के अंदर जड़ ग्रंथि रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, सब्जी में जड़ ग्रंथि रोग, आपकी 12th एग्रीकल्चर किताब में है ये, सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग। उसकी पहचान करने के लिए वहाँ एक लिखा हुआ है, क्या, पौधे को उखाड़ते हैं, ठीक है ना, और उखाड़ने के बाद में उस पौधे को एक बाल्टी के अंदर या पात्र के अंदर पानी, साफ पानी लेकर के उसके अंदर उसको क्या करते हैं, जड़ों को तेजी से धोते हैं। तब उसके अंदर देखते हैं उस पानी के अंदर कई छोटी छोटी क्या आ जाती है, पुट्टिकाएं या सिस्ट आ जाती है। तो सही आंसर कौन सा हुआ, हेटेरोडेरा एवेनी, हेटेरोडेरा मेजर। पानी संवहन प्रणाली, इसका हिंदी नाम, इंग्लिश सही नाम है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र। एक होता है नाल तंत्र, ठीक है। देखो जल संवहन तंत्र होता है, इसके अंदर तो मेट्रिपोराइट होते हैं, ट्यूबफिट होते हैं, उनके माध्यम से, और किसमें, इन इकाइनोडर्मेटा में। और एक होता है नाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, और ये कैनाल सिस्टम होता है आपके पोरीफेरा में। पूछा क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा, एकिनोडर्मेटा नहीं, इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ओके।